A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द अशोका, उसके द एम्परर और उसके मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, अगर आपको क्विक रिप्लाइज चाहिए तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है क्लास 6 एनसीईआरटी डील्स विद द एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द स्टोन एज। फिर स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की। उसके बाद हमने वैदिक पीरियड की बात की। वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। फिर वैदिक पीरियड खत्म होते होते बहुत सारे जनपद और महाजनपद का आगमन होता है। फिर हमने बात किया था वैदिक पीरियड के बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है हमने 600 BC तक हम एंटर कर गए थे और 600 BC के बाद जो है 300 BC के अराउंड जो है मौर्यन एम्पायर की स्थापना होती है। मौर्यन एम्पायर जो था अब तक की जो इंडियन हिस्ट्री में है उसमें सबसे बड़ा एम्पायर था। नॉट ओनली इन इंडियन हिस्ट्री, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात करते हैं तो एक तरफ हम सिकंदर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम अशोका की भी बात करते हैं। मतलब इट वाज अ ग्रेट किंग। तो मौर्यन एम्पायर जो था काफ़ी बड़ा एम्पायर था जो अब तक की हिस्ट्री में नहीं देखा गया था। तो हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में फर्स्ट पार्ट में बात किया था। हमने ये बात किया था कि जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिलता है। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है हमें 2 तरीके से मिलता है। लिटरेरी सोर्सेज होते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में आते थे बुक्स, जो कि कुछ बुक्स जो तो हमारे कंट्री में लिखी गई, कुछ बुक्स जो है बाहर के कंट्रीज के द्वारा, लोगों के द्वारा लिखी गई। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने बात किया था अर्थशास्त्र की, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके कोर्ट में हुआ करते थे। कौटिल्य जिनका दूसरा नाम जो है चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी उनको जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। तो अर्थशास्त्र उनके द्वारा लिखा गया था। इस बुक में बहुत सारी जो बातें हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र जो है मैंने आपको बताया था, इट इज़ नॉट द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किस चीज़ की किताब है? ये पॉलिटी की किताब है। फिर दूसरी बात हमने की थी मुद्रा राक्षसा जो है एक और जो है बुक है, प्ले है। एक्चुअली ये संस्कृत में लिखा गया प्ले है। अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन मुद्रा राक्षस की जो कॉम्पोजिशन थी वो गुप्ता पीरियड में हुई थी। ये हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड की बात हम लेटर ऑन करेंगे। मतलब बाद में लिखा गया था, कई 100 सालों के बाद में। क्यों ऐसा हुआ था? जब उस टाइम पे प्ले लिखा गया तो उस प्ले में किसकी चर्चा की गई? इसमें मौर्यन एम्पायर की चर्चा की गई। तो मुद्रा राक्षसा भी एक बुक है जो कि बताती है हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में। तीसरी बुक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो है इंडिका, जिसको सेल्यूकस निकेटर जो है उनके एम्बेसडर जो थे उन्होंने इस बुक को लिखा था। सेल्यूकस निकेटर जो थे वो अलेक्जेंडर के जो थे जनरल थे, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया वाला पार्ट है उसको देखा करते थे। किसके जनरल थे वो? अलेक्जेंडर के। तो अलेक्जेंडर के वो जनरल थे सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर को इंडिया में भेजा था, जिस एम्बेसडर ने इस किताब को लिखा। फिर दूसरे जो सोर्सेज थे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं अशोका के एडिक्ट्स, मेजर एडिक्ट्स और माइनर एडिक्ट्स आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था अर्थशास्त्र की इसकी बुक है जो कौटिल्य ने लिखी थी, 3 पार्ट्स में लिखी गई, मुद्रा राक्षसा, इंडिका। अगर हम अशोका के एडिक्ट्स की बात करते हैं तो जो 14 है, 14 जो है मेजर एडिक्ट्स हैं और बाकी के माइनर एडिक्ट्स हैं। एडिक्ट्स क्या होते थे मैंने आपको बताया था। आप उनको होर्डिंग से वो जो कंपेयर कर सकते हो, जो आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लिखे होते हैं ना, फला एंड फला नेता ने आपको बहुत सारी वैक्सीन्स लगवा दी हैं, सो एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको होर्डिंग्स मिल जाएंगे जिसके बारे में जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर बड़े बड़े कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, या तो पॉलिटिकल लीडर अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। तो होर्डिंग्स की तरह आप देख सकते हैं। तो उस टाइम के जो राजा थे अशोका की अगर हम बात करें तो उन्होंने रॉक एडिक्ट्स लिखवा दिए थे ताकि सारे लोग उसको पढ़ पाए। किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। और स्क्रिप्ट मोस्टली कौन सी यूज़ की गई थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, क्योंकि वहाँ पे करोष्ट की स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी, तो वहाँ पे करोष्ट की स्क्रिप्ट यूज़ की गई, संस्कृत का यूज़ नहीं किया गया। संस्कृत क्योंकि एलीट की लैंग्वेज थी तो वो कॉमन लोगों के लिए लिखे जा रहे थे। फिर हमने बात किया पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्य की। चंद्रगुप्त के बारे में हमने बात किया। चंद्रगुप्त जो है उनको राजपाट जो है विरासत में नहीं मिला था। उन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है धननंदा, उस रूलर को हटाकर फिर अपने आप जो है थ्रोन लिया था।
उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ ट्रीटी साइन की थी, जिसकी वजह से पहले उसको हराया, फिर ट्रीटी साइन हुई, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो भी मौर्यन एम्पायर में शामिल हो जाता है। हमने फिर उसके बाद में बिंदुसारा की बात की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आते हैं, बिंदुसारा। बिंदुसारा को जो है हेरिडिटरी में राजपाट मिल गया था, लेकिन उन्होंने भी फर्दर एक्सपेंशन किया मौर्यन एम्पायर का। ये मैंने आपको दिखाया था मगध पीरियड में कैसा मिला था, चंद्रगुप्त ने कैसा बनाया, कितना एक्सपेंशन किया। फिर चंद्रगुप्त का लेटर ऑन एक्सपेंशन करके उन्होंने अपने बेटे को दे दिया बिंदुसारा को, और बिंदुसारा ने इस पूरे को एक्सपेंड किया। कौन कौन सा एरिया रह गया था, एक तो डीप डाउन साउथ रह गया था जिसके अंदर पल्लवास, चोलाज और चेराज आते थे, और एक कलिंगा वाला पोर्शन रह गया था। तो कलिंगा को किसने अनेक्स करवा दिया था बाद में, कलिंगा जो है उसको वॉर के बाद मिला दिया गया था मौर्यन साम्राज्य में अशोका के द्वारा। लेकिन कलिंगा की जो लड़ाई थी वो अशोका की, ग्रेट अशोका की लास्ट लड़ाई थी। बिंदुसारा के बाद आते हैं अशोका द ग्रेट। उन्होंने जो मौर्यन एम्पायर है उसको एक्सट्रीम लेवल तक एक्सपैंड कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ इकलौते राजा हुए हैं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में जिन्होंने लड़ाई करने के बाद जो है लड़ाइयों को छोड़ दिया। कलिंगा वार के बाद इनका इतना ज़्यादा लड़ाइयों के प्रति उनको इतना ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, मोह भंग हो गया उनका, कि उन्होंने आगे से लड़ाई करना ही बंद कर दिया और उन्होंने बुद्धिज़्म को धारण कर लिया। तो ये जो है हम इसके बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। कलिंगा की जो वॉर थी वो एंशिएंट टाइम में सेंट्रल कोस्टल ओडिशा वाला जो एरिया था उसको हम कलिंगा के नाम से जानते हैं। तो जो कलिंगा की वॉर के बाद जो अशोका हैं, अशोका द ग्रेट एम्परर, वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उपगुप्ता जो है उनकी दीक्षा लेकर वो बुद्धिज़्म उन्होंने धारण कर लिया। अशोका और बुद्धिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो अशोका ने 261 BC जो के आसपास जो है अशोका जो है वो शाक्य उपासक बन गए। पहले शाक्य उपासक बने पहले, और लेटर ऑन फिर वो भिक्षु बन गए। शाक्य उपासक जो होता है एक डिसाइपल होता है, और जो भिक्षु होता है वो पूरी तरह से सब कुछ राजपाट छोड़ देता है और लास्ट में मॉन्क बन जाता है। तो ही गेव अप हंटिंग, उन्होंने बोध गया विजिट किया, ऑर्गेनाइज मिशंस, उन्होंने अलग अलग जगह पर मिशंस ऑर्गेनाइज किए। ही अपॉइंटेड द स्पेशल ऑफिसर जिसका नाम उन्होंने दिया धर्मा महामात्रास। तो उन्होंने धर्मा महामात्रास अपॉइंट किए अपने एम्पायर में। धर्मा महामात्रास का क्या काम था, उनका काम था प्रोग्रेस करना, फैलाना, मतलब धम्मा को फैलाना। धम्मा का मतलब यहाँ धर्म से नहीं है, धम्मा का मतलब उनके आचरण से है, ठीक है। 241 जो BC है उसके आसपास जो है बर्थ प्लेस ऑफ, ही विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा लुम्बिनी में नियर कपिलवस्तु। ही ऑल्सो विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म लाइक सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। इन सब जगहों पे अशोका जो है वो खुद गए, उन्होंने खुद वहाँ पे विजिट किया। उन्होंने मिशंस भेजे श्रीलंका में अंडर हिज सन महेंद्र, उनके बेटे का नाम महेंद्र था और उनकी डॉटर का नाम था संघमित्रा। तो संघमित्रा और महेंद्र उनके बेटा बेटी थे, उन्होंने उनको अलग अलग मिशंस पे भेजा अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो जब गए थे, जब श्रीलंका गए थे ये लोग, तो ये बोधि ट्री जो है उसकी पौधे को निकाल के उसमें से लेके गए थे और उन्होंने वो जाके श्रीलंका में प्लांट किया था। अशोका ने क्या किया, थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी 240 BC में, वो भी पाटलिपुत्र में, उस टाइम पे अशोका किंग थे, तो उन्हीं की शरण में जो है मतलब ये कह लीजिए उन्होंने कन्वीन कराया था। इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय मोगलीपुत्ता तीस्ता, जो मोगलीपुत्ता तीस्ता है जो उन्होंने उसको प्रिजाइड किया था। अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं अशोका एम्पायर का, तो अशोका का एम्पायर जो है आपने मैप में देखा था, सिर्फ जो डीप डाउन की साउथ किंगडम्स हैं, चोला, पांड्याज एंड सत्यपुत्रा एंड केरला पुत्रास बॉर्डर स्टेट है, वो इसका बॉर्डर स्टेट बनाती हैं। तो उन्होंने अपने किताबों में हमें लिखा हुआ मिलता है कि ये बॉर्डर स्टेट बनाते हैं। तो बॉर्डर स्टेट अगर ये किंगडम्स बनाती हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि अशोका का जो एम्पायर था यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये जो स्टेट्स थी, ये जो सारे के सारे राज्य थे, चोला, पांड्याज, चेराज, ये सारे के सारे मौर्यन एम्पायर के अंदर नहीं आ रहे थे। अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी, कश्मीर वॉज द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो कश्मीर उसके अंदर शामिल था। नेपाल वॉज ऑल्सो अंडर द मौर्यन एम्पायर। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है डिमार्केटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, उसको किससे लिया था उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उन्होंने ट्रीटी के बाद लिया था सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हरा दिया था, तो उसके बाद उनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट भी मिल गया था। अशोका तो जो थे वो ग्रेटेस्ट किंग थे, सरपासिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जूलियस सीजर एंड अदर रिनाउंड एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कौन किसको सरपास करता है उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, बट हम इतना ज़रूर क्लियरली कहेंगे कि अशोका जो थे वो ग्रेट किंग्स में आते हैं। और ग्रेट किंग में किस किस का नाम हम लेते हैं, हम जूलियस सीजर का नाम लेते हैं, हम अलेक्जेंडर का नाम लेते हैं, जो कि बहुत ग्रेट किंग माने गए, और हमारे यहाँ से अशोका का नाम लिया जाता है, और फिर लेटर ऑन अकबर का नाम लिया जाता है।
जो कि बहुत बड़े बड़े किंग रहे हैं। He was the example in the history of for his benevolent administration and also for following policy of non-aggression। अगर आप बात करते हैं उस अशोका की जो कलिंगा वॉर से पहले था और उस अशोका की जो कलिंगा वॉर के बाद था, तो आप पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारा चेंज देखेंगे। जो उसका सेंट्रल आइडिया था वो था वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब जब उनका मोह भंग हुआ वॉर से, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी ह्यूमैनिटी का वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से गौतम बुद्ध काम कर रहे थे और बुद्धिज़्म को आगे फैला रहे थे। तो उन्होंने उसी बेसिक टेनेट्स को अपने दिमाग में रख के काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने इस तरीके के काम किए कि वेलफेयर के लिए वो काम होने चाहिए, राइट। अशोका के अगर धम्मा की बात करते हैं कि उनका धम्मा जो था वो किस तरीके का था, तो धम्मा जो था, मैंने आपको बार बार कहा है, धम्मा को आप धर्म से कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा। धम्मा का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट। तो इट वॉज द वे ऑफ लाइफ, a code of conduct and a set of principles to be adopted and practiced by the people at large। तो उनके धम्मा का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं अपने जीवन की जीवन शैली, धम्मा उनका मतलब है जीवन शैली से, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, अहिंसा, झूठ ना बोलना, किसी को दुख ना पहुंचाना, इस तरीके के जो बुद्धिज्म के सारे टेनेट्स हैं वो उनके धम्मा का पार्ट थे। तो हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा क्लियरली स्टेट्स इन हिज एडिक्ट्स, उन्होंने अपने एडिक्ट्स के ऊपर लिखवा दिया उन सारे टेनेट्स को कि लोग पढ़ पाए। सर्विस टू द फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रेवरेंस टू टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट टू रिलेटिव्स, ये सारे उनके धम्मा के पार्ट थे कि भाई आपके घर में कोई अतिथि आता है तो वो देव की तरह ट्रीट होना चाहिए, आपके माता पिता को आप देव की तरह ट्रीट करें। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, देखिए एनिमल सेक्रीफाइसेस किस टाइम पे प्रेवलेंट था? एनिमल सेक्रीफाइसेस प्रेवलेंट था वैदिक पीरियड में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, इसीलिए उसके रिटालिएशन में बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या कहता है कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है। एंड फेस्टिव गैदरिंग्स एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज, वो ये कहते थे कि भाई इतना सारा यज्ञ में आप आहुति डाल देते हो, घी लेके आओ, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें लेके आओ, एक गरीब आदमी कैसे यज्ञ करेगा बताइए आप? मतलब गरीब आदमी को एक पूजा करवाने में उसके सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सारी सेरेमनीज जो है मीनिंगलेस हैं, गॉड को ही उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो नेचर है वो ही गॉड है, तो इसलिए उन्होंने किसी जो मूर्ति पूजा है उसका बहुत ज़्यादा खंडन किया था। सो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा प्रशासन होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो उन्होंने धम्म यात्राज का एक जो है वो बना दिया था सिस्टम। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, मास्टर, प्रिजनर्स बाय गवर्नमेंट, consideration of non-violence to animal, tolerance among all religious sects, conquest to धम्मा instead of war। उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने किसी दूसरे राज्य को वॉर, जो लड़ाइयाँ मत करिए, लड़ाई से उसको मत जीतिए। अगर उसको आपको कॉन्क्वेस्ट करना है, अगर आपको उसको जीतना है, तो आप अपने धम्मा का प्रचार करिए। उस दूसरे कंट्री में जाके आप अपने धम्म का प्रचार करिए, उनको बताइए कि भाई राइट तरीके से कैसे जीना चाहिए, अहिंसा, अपने रिलेटिव्स का आदर करना, एनिमल्स को नहीं मारना, ये सारे जो बेसिक टेनेट्स है उन्होंने कहा उसके द्वारा जो है हमें कॉन्क्वेस्ट करना चाहिए किसी टेरिटरी का, ना कि हमें हिंसा या वार के द्वारा, राइट। सिग्निफिकेंस क्या थी उनके धम्मा की अगर हम बात करते हो? अशोका का जो धम्मा था कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेक्टेरियन फेथ, उन्होंने किसी सेक्ट या फेथ की बात नहीं की थी, उन्होंने कोई ऐसा कल्ट नहीं बना दिया था कि भाई ये है। उसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की सोसाइटी बने जिसके अंदर सोशल ऑर्डर मेंटेन रह पाए, कोई भी आदमी जो है अपने आप को ऑप्रेस्ड फील ना करे, कोई भी इस तरीके का एनिमल भी अपने आप को ऑप्रेस्ड फील ना करे, मतलब उसको मारा ना जाए बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए, आपको किसी का किलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बताया कि मतलब उनके जो बेसिक जो उनके धम्मा थे उसमें ओबे करना चाहिए पेरेंट्स का, पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट, जो आपके स्लेव्स हैं, आपके जो सर्वेंट हैं, उनके लिए मर्सी देने। मतलब उन्होंने कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि भाई जिस भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आप रह रहे हैं उसी स्ट्रक्चर में आप अपनी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो, राइट। ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव वेल दे वुड अटेन स्वर्ग, मतलब जो हेवन है जिसकी बात की जाती है, देखो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही होगी, स्वर्ग जो है हमारे हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अगर बुद्धिज्म में स्वर्ग की बात कह रहे हैं या धम्मा की बात कर रहे हैं अशोका, तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसी बातें सिर्फ इसीलिए कहते थे ताकि वो नॉर्मल कॉमन पब्लिक को समझ में आए, जो कि स्वर्ग की आकांक्षा में जो सारे काम करती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे तो इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस किसी एनिमल को काट दे रहे हैं आप,
और बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप ये अच्छी आचरण रखें अपना, तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने इस तरीके की बातें कही। He never said that they would attain nirvana, which was the goal of Buddhist teaching. तो उन्होंने निर्वाणा की बात नहीं की, क्योंकि निर्वाणा एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो निर्वाणा एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कॉमन आदमी को फिर से समझ में नहीं आता। कॉमन आदमी क्या समझता है? वो कॉमन आदमी समझता है स्वर्ग, जो कि कॉमन लेमैन है, जो कि एक लेबरर है फॉर एग्जाम्पल, वो किसकी बात समझता है? इतने सालों से जो सुनते आ रहे हैं वो स्वर्ग की कल्पना करता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। मतलब निर्वाणा से लोग ये समझते हैं, अभी भी ये समझते हैं, आप मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, अगर मैं निर्वाणा शब्द की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, आप वैरागी हो गए हैं, मोंक बन गए हैं, हम यही समझते हैं। बट निर्वाणा का मतलब ये नहीं होता। निर्वाणा का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें सुख और दुख जो है वो ना आपको बंद हो जाए, आप एक हर एक चीज़ को समता से देखना शुरू कर दें, तो वो एक निर्वाणा का स्टेज होता है। बट लोग निर्वाणा को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली उन लोग कन्फ्यूज़ ना होते, उन्होंने निर्वाणा की बात नहीं की अपने किसी भी एडिक्ट पे, उन्होंने बात की अगर तो स्वर्ग की बात की, जो कि लोगों को आसानी से समझ में आता है। स्वर्ग का मतलब होता है ब्लिसफुल स्टेट, मतलब जहाँ पे आपको खुशी महसूस हो रही है, बहुत सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, आपने कभी कभी देखा होगा जब हम छोटे थे तो एक चॉकलेट भी हमारे लिए अवेलेबल होती, टॉफ़ी भी मिल जाती थी, तो भी वी यूज टू फील हैप्पीएस्ट। अब अगर हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया है, या अब हम जॉब्स में हैं, या वट एवर वी वॉन्टेड टू अटेन द हाइस्ट जॉब ऑफ द कंट्री जिसमें आप आ जाते हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे कभी कभी ऐसी स्टेज आती है कि वो चीज़ें आपको खुश नहीं कर पाती। आपके पास बढ़िया से बढ़िया फ़ोन, कंप्यूटर, गाड़ी, सब कुछ होता है, बट आप खुश नहीं हो पाते। सो वो स्टेज होती है निर्वाणा का मतलब, जिसमें कि आप हैप्पी रह सकते हैं। तो स्वर्ग का मतलब लोग यही समझते हैं जहाँ पे आप सब चीज़ें चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। खुशी का वस्तुओं से कभी भी लेना देना नहीं होता। खुशी का और वस्तु होना मतलब वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास वस्तुएं हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, बट खुशी आपके पास एक अलग महत्व रखती है, वो हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने कंफ्यूज ना हो लोग, इसलिए उन्होंने निर्वाणा शब्द ना यूज़ करके धम्मा का यूज़ किया, राइट। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो उस जमाने का बहुत ही अच्छा, मतलब उस जमाने का क्या, अगर आप इस जमाने में भी पढ़ रहे हो उसको, तो आपको समझ में आएगा कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक प्रॉपर मंत्री परिषद था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हमारे यहाँ पे अभी पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, सिमिलरली उनके पास भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। ये सब कहाँ लिखा हुआ मिला हमें? ये सब हमें कौटिल्य द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र बुक में मिला। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको मंत्री परिषद कहा जाता है। वो क्या करेगी? वो किंग को असिस्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर पुरोहित होगा जो पूजा पाठ वगैरह के काम देखेगा, महामंत्री होगा जो एडवाइजेस देगा, सेनापति होगा जो आर्मी को हेड करेगा, युवराज होगा उसके अंदर। देयर वर सिविल सर्वेंट्स। उन्होंने अपने टाइम पे, सोचिए मौर्यन एम्पायर की बात हो रही है, 300 BC की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट्स थे जिनको अमात्यास कहा जाता था। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज, अमात्या, ये सब आपको पता रहने चाहिए। तो अमात्यास कौन थे? उनके सिविल सर्वेंट थे। जैसे कि सिविल सर्वेंट जो हम लोग हैं, किस तरीके से आपको सरकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो काम करते हैं। तो सिमिलरली उन्होंने भी अपने सिविल सर्वेंट रखे हुए थे। ये जो इनकी कैबिनेट थी, जो उनकी मंत्री परिषद थी, वो बता दिया करती थी कि भाई रिलीजियस अफेयर्स में इस तरीके से काम करो, फॉरेन अफेयर्स में इस तरीके से काम करो, इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से काम करो, आर्मी इस तरीके से कंट्रोल होगी। उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे सिविल सर्वेंट्स। तो उस टाइम पे फुल फ्लेजेड ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी अवेलेबल था। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे वो सारे लोग। द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ अमात्या क्या था? वॉज इलेबोरेटली गिवन बाय कौटिल्य। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हम किस तरीके से सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अशोका जो है उन्होंने अपॉइंट किया था धम्मा महामात्रास टू सुपरवाइज द स्प्रेड ऑफ धम्मा। तो उन्होंने, अभी ये बात हो रही थी कौटिल्य किस टाइम पे थे? कौटिल्य थे चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद में आए अशोका। तो अशोका ने ये सारी चीजें तो फॉलो की ही की, उन्होंने साथ में धम्म महामात्रास को भी अपॉइंट कर दिया। धम्म महामात्रास का क्या काम था? धम्म महामात्रास का काम था वो धम्मा को फैलाएंगे, वो अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से बुद्धिस्ट टेनेट्स को फैलाना है वो उसका काम करेंगे। दस द मौर्यन स्टेट हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट मिलता है कि जो सिविल सर्विस की शुरुआत है जो आज़ादी के बाद होती है या अंग्रेजों के आने के बाद होती है, या ऐसा कुछ भी मिलेगा, या फिर इस तरीके का स्टेटमेंट मिलता है कि सिविल सर्विसेज जो है हमारे
कंट्री में बहुत पहले से ही प्रैक्टिस की जाती है, तो वो सही होगा। मौर्यन एम्पायर के टाइम से हमारे कंट्री के अंदर सिविल सर्वेंट्स मौजूद है, राइट। फिर अगर हम एम्पायर की बात करें तो एम्पायर जो था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था। पूरा जो एम्पायर था, आपने इतना बड़ा एम्पायर देखा, ये हमने देखा पूरा एक्सपेंस, तो ये जो था ये अलग अलग प्रोविंसेस में था डिवाइडेड। देखिए यहाँ पर कलिंगा दिखेगा आपको, है ना, इधर दिखेगा आपको, ये देखिए तक्षशिला दिखेगा आपको, ये तक्षशिला है, राइट। और सौराष्ट्र, तक्षशिला, तामिलीपाता, पाटलिपुत्र है ये, राइट। तो मथुरा है ये, मेरठ है ये। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग स्टेट्स। तो क्या हम बात कर रहे थे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली। एम्पायर, तो एम्पायर जो था वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंसेस जो थे, नॉर्दर्न प्रोविंस कॉल्ड उत्तर पाठा, जिसको हम तक्षशिला कह रहे हैं। तक्षशिला जो था नॉर्दर्न प्रोविंस था। वेस्टर्न प्रोविंस था अवंती पाठा, विच हैज़ इट्स कैपिटल उज्जैन। जो उज्जैन है वो वेस्टर्न प्रोविंस था। पराच्य पाठा विच इज कैपिटल तोशाली, कलिंगा, formed the eastern province, while the Dakshina Pata with its capital Surnagiri was the southernmost province. तो southernmost province की capital थी सुरनागिरी, उज्जैन था western province, northern province था तक्षशिला and eastern province था कलिंगा। तो ये सारे मैंने आपको मैप पे दिखा भी दिए। तो इस तरीके से वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था 4। सेंट्रल प्रोविंस जो था 5 प्रोविंस, 5th प्रोविंस है मगधा, विद इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वो सेंट्रल प्रोविंस था। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोविंसेस में पूरे के पूरे एम्पायर को बांट दिया गया था 4-5 प्रोविंसेस में। पाटलिपुत्र उसमें से इंपॉर्टेंट हो गया, तक्षशिला इंपॉर्टेंट हो गया, उज्जैन इंपॉर्टेंट हो गया, कलिंगा इंपॉर्टेंट हो गया और सुरनागिरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा राज्य था, पूरा का साम्राज्य जिसको कहेंगे, वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था। फिर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता था, समहर्ता जो था उसका चीफ होता था। समहर्ता, द चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका क्या काम था, कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। देखिए उस टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको 1/6 जो होता था पोर्शन उसमें कलेक्ट करते थे। तो 1/6 पोर्शन को हमने भागा बोला, जिसको हमने इससे पहले भी वैदिक पीरियड में भी हमने पढ़ा था भागा। तो जो रेवेन्यू था वो कहाँ से आता था, अलग अलग जगह से, लैंड से, इरीगेशन से, कस्टम से, शॉप, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारी जगहों से। क्राफ्टमैन जो काम करेगा, क्राफ्टमैन जो है वो आपको अनाज तो नहीं देगा, क्राफ्टमैन तो वही आके देखेगा, भाई मैं 1 दिन की लेबर दे दूंगा आपने उधर आके राजा के पास। तो उसी तरीके से कस्टम वाले अपना अलग सामान ट्रेड कर रहे हो तो वो सामान ला के देंगे। तो इस तरीके से जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता। तो लैंड रेवेन्यू जो था लैंड रेवेन्यू वो 1/6 था ऑफ द प्रोड्यूस। जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 जो है किसान जो है लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में दिया करते थे। जो मेन आइटम्स थे एक्सपेंडिचर के, स्टेट रिलेटेड टू किंग एंड हिज हाउस होल्ड, आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक, पुअर रिलीफ, ये सब थे, ठीक है। तो ये जो था ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता था। आर्मी क्या करती थी, अभी तक हमने देखा था जिस टाइम पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने वैदिक पीरियड पढ़ा, उसके बाद कहीं जाके फुल फ्लेजेड जो है आर्मी आना शुरू हुई। तो मौर्यन एम्पायर के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। तो आर्मी का हेड कौन होगा, आर्मी का हेड होगा सेनापति। तो सेनापति जो था उनकी आर्मी को हेड किया करता था। सैलरी जो थी वो कैश में पे की जाती थी। कौटिल्य जो रेफर्स टू सैलरी ऑफ डिफरेंट रैंक्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब अगर आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो उसने ये भी बता रखा है कि अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स की अलग अलग सैलरी दी जाती थी। आर्मी जो होती थी उसके अंदर कैवलरी भी होती थी, पैदल सैनिक होंगे, इन्फेंट्री होगी, घोड़े पे चलने वाले होंगे, नेवी, ट्रांसपोर्ट विंग, ये सारे विंग्स उसमें हुआ करते थे। हर एक विंग को कंट्रोल किया गया करता था अध्यक्ष, उसका जो सुप्रीडेंट होगा हर एक विंग को कंट्रोल करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे होती है अभी आर्मी अलग है, नेवी अलग है और एयरफोर्स अलग है। तो इसी तरीके से अलग अलग, एयरफोर्स नहीं थी उस टाइम पे लेकिन अलग अलग विंग्स होते थे। कॉमर्स का डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट भी अलग था। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता था, रिटेल एंड होलसेल प्राइस जो है वो डिसाइड करता था गुड्स के। आप देखिए इतना बड़ा एम्पायर है, इतने बड़े एम्पायर को संभालना है, तो जो चीज़ें बिक रही हैं उसका प्राइस भी फिक्स होना चाहिए। तो जो उनके पास प्रॉपर एक कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट था जो होलसेल प्राइस को फिक्स कर देता था। इट इंश्योर्स द स्टडी सप्लाई ऑफ गुड, वो ये देखता था कि सप्लाई बनी रहे। ऑफिसर्स जो थे उनको बोला जाता था अध्यक्ष। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल वेट एंड मेजर्स। यस, अब आपको नापना भी है, तोलना भी है चीज़ों को, तो वेट और मेजर्स जो है उसको भी फिक्स किया गया था। लेविड कस्टम ड्यूटीज़ लगाई गई थी फॉरेन ट्रेड के ऊपर। तो ये सारी आप समझने की कोशिश हो रही है, इतने बड़े एम्पायर को संभाल रहे हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चीज़ों का प्राइस मेंटेन रहना चाहिए,
कितने मेजर्स, मतलब 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होना चाहिए, तो उन्होंने अलग अलग वेट्स को डिसाइड किया, टैक्स लगाए, कस्टम ड्यूटीज, अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपको तो उसमें से कस्टम ड्यूटी लगेगी, इस टाइप की चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें बुक में लिखी हुई है। अगर जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों उस टाइम पे मौजूद थे। चीफ जो जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल वॉज कॉल्ड धर्माधिकारी, धर्माधिकारी कहा जाता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी तरह उसको बोला जाता था। देयर वर ऑल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते थे, अमात्यास के अंडर। अमात्यास कौन थे? अमात्यास सिविल सर्वेंट्स थे, राइट। तो सिविल सर्वेंट्स हैं, उसके अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट थी, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, म्यूटिलेशन और डेथ पेनल्टी भी अवेलेबल थी अलग अलग ऑफेंडर्स को। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और कौटिल्य कहाँ पे मौजूद थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो आप जो डेथ पेनल्टी है उस टाइम से कंपेयर मत करिए, अशोका के टाइम से मत कंपेयर करिएगा। डेथ पेनल्टी की कब लिखा कौटिल्य ने? जिस टाइम चंद्रगुप्त मौजूद थे। टॉर्चर वॉज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट ट्रूथ। पुलिस स्टेशन मिलते हैं हमको। बोथ कौटिल्य एंड अशोका एडिक्ट्स मेंशन अबाउट जेल एंड जेल ऑफिशियल, जेल और जेल ऑफिशियल्स का भी मेंशन मिलता है। इतना इंटरेस्टिंग है, उस टाइम पे सेंसस भी कंडक्ट किया जा रहा था, मतलब वो लोग काउंट किया करते थे कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है। द टेकिंग ऑफ सेंसस वॉज रेगुलर ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। द विलेज ऑफिशियल्स वर टू नंबर द पीपल अलॉन्ग with other details like their caste and occupation. कास्ट, ऑक्यूपेशन और नंबर ऑफ पीपल तक भी उस टाइम पे रिकॉर्डेड है। सेंसस इन द टाउन वाज टेकन बाय म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स। तो अगर आपसे इस तरीके का सवाल आता है कि सेंसस जो है हमारे कंट्री में बहुत रीसेंट वो है डेवलपमेंट, तो नहीं, मॉडर्न टाइम में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंसस जो है वो प्रैक्टिस मौजूद थी। जो डेटा कलेक्ट किया जाता था उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाता था स्पाइस के द्वारा। स्पाइस भी मौजूद थे, वो स्पाइंग का काम भी करते थे कि भाई सीक्रेट, गुप्तचर बोला जाता था उनको, राइट। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग, पूरा का पूरा साम्राज्य जो था 5 हमने प्रोविंस पढ़े उसमें डिवाइडेड था। तो मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस एंड देयर कैपिटल तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, कलिंगा। और 5th वाला कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस, जिसमें पाटलिपुत्र आती थी, जो उनकी कैपिटल होगी मेन। तो पाटलिपुत्र भी आती है। तो 4-5 प्रोविंसेस में वो डिवाइड था। प्रोविंस गवर्नर्स वर मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। तो जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको प्रोविंस का जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर दिया जाता था। आपको मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था हमने, तो अशोका कहाँ का गवर्नर था? अशोका जो था उज्जैन को देख रहे थे अपना राजा बनने से पहले। सो दे वर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? उस प्रोविंस का हेड, वहाँ का गवर्नर। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो राजूकाज के अंडर आता था, whose position and function are similar to modern collector. He was assisted by yuktas and subordinate officials. Village administration, फिर village level पे अलग administration होता था, उसके अंदर ग्रामीणी आते थे and his official superior was called गोपा, who was the in charge of 10 or 15 villages. तो अलग अलग ग्रामीणी, गोपा, राजूकाज, फिर उसके ऊपर फाइनल कौन होता था? प्रोविंशियल गवर्नर्स। और वो किसको रिपोर्ट करता था? प्रोविंशियल गवर्नर जाके किंग को रिपोर्ट करता था। तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी फंक्शन में था। अगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जो सिटीज में प्रैक्टिस हो रहा है, कौटिल्य एंड मेगास्थनीज प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र कंटेन फुल चैप्टर ऑफ रोल ऑफ नागरिक और सिटी सुपरिटेंडेंट। सिटी का एक सुपरिटेंडेंट होता था जो उस सिटी को देखा करता था। चीफ ड्यूटी क्या होती थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मेगास्थनीज ने 6 कमेटी और ऑफ 5 मेंबर ऑफ ईच टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र उसने मेंशन किया है। तो उसमें जो ये कमिटीज थी क्या क्या देखा करती थी? इंडस्ट्रीज, फॉरनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ गुड एंड कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स। ये सारे 6 सब्जेक्ट थे जिनको वो म्यूनिसिपल की जो कमिटीज बनी हुई थी वो देखा करती थी। तो आप ये देखिए उनका सिस्टम कितना बढ़िया था। प्रोविंस थे, प्रोविंस जो थे गवर्नर हेड करेगा, उसके बाद अलग अलग जो होंगी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, विलेज लेवल पे भी अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखी जाती थी। तो दे हैड अ ब्यूटिफुल सिस्टम। इसमें हम जो जो नाम पढ़ रहे हैं, नागरिका, गोपा, आयुक्ताज, ये सारे के सारे जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम अब बात करते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्ट, देखिए क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ डिटेल, क्योंकि हमको फिर 9, 10th, 11th, 12th में फिर से पढ़ना है इस सारे एम्पायर के बारे में, राइट। तो जो मॉन्यूमेंट्स थे बिफोर द पीरियड ऑफ अशोका वो मोस्टली क्या थे? वुड के बने हुए थे, इसलिए पैरिश हो गए। तो अशोका ने सांची का स्तूप जो है वो सिर्फ बचता है अशोका पीरियड से पहले का,
फिर उन्होंने स्टोन का यूज करना स्टार्ट किया फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका। अब उन्होंने अशोका ने पिलर्स बनाए, जो पिलर्स इरेक्ट किए अशोका ने, फर्निश द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन आर्ट। अगर हम देखते हैं अशोका के पिलर्स को तो वो बहुत ही फाइन आपको उसमें आर्ट फॉर्म दिखाई देगा। अशोका पिलर्स विद इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन प्लेसेस, दिल्ली में मिले हैं, इलाहाबाद, रुमिंडाई, सांची, सारनाथ, इस जगह पे आपको ये सारे पिलर्स मिलेंगे। देयर टॉप्स वर क्राउन्ड विद द फिगर्स ऑफ एनिमल। जो भी वो पिलर बनाए जाते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई एनिमल मोटिव आपको मिलेगा, जैसे ये वाला। ठीक है, इसको हमने अपना नेशनल एम्बलम का पार्ट बना लिया। ये सारनाथ वाला पिलर के ऊपर मिला है। द सारनाथ पिलर विद 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसको हमने अपना नेशनल एम्बलम के पार्ट में दे दिया है। रामपुरवा जो है उसके अंदर हमको ये बुल का मिला है, जैसे यहाँ पे 4 लॉयंस बने हुए हैं, ऐसे यहाँ पर रामपुरवा में बुल बना हुआ है। फाइनली पॉलिश स्टोन स्ट्रक्चर हमको मिला है, कहाँ पे है रामपुरा, बिहार में। ये अब हमने कहाँ रख दिया, लाके म्यूजियम में रख दिया, मतलब ये राष्ट्रपति भवन में रख दिया। इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ द स्कल्पचर। तो उस टाइम पे सोचिए आर्ट फॉर्म भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही थी। स्तूपास की अगर हम बात करते हैं तो अशोका ने नंबर ऑफ स्तूपास बनाए थ्रू आउट हिज एम्पायर, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फॉरेन इन्वेजन। अभी हम फॉरेन इन्वेजन के बारे में भी बात करेंगे एक टॉपिक में। तो अशोका ने जो है उस टाइम पे बहुत सारे स्तूपास बनाए थे, जैसे सांची का स्तूप है ना, टॉम जो बना देते हैं, तो टॉम जो बनाया होता है वो बहुत सारे टॉम जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए फॉरेन इन्वेजन जब हुआ, राइट। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है सांची स्तूपा है विद मैसिव डायमेंशंस। इट वाज ओरिजिनली बिल्ड विद ब्रिक्स बट लेटर एनलार्ज विद द आफ्टर द टाइम ऑफ अशोका। जब पहले उसको ईंटों से बनाया गया था, लेटर ऑन उसको एक्सपेंड किया गया। अगर हम केव्स की बात करते हैं, द केव्स प्रेजेंटेड टू द आजीविकास बाय अशोका एंड हिज सन दशरथा रिमेन द इम्पॉर्टेंट हेरिटेज ऑफ मौर्य। इंटीरियर वॉल पॉलिश लाइक मिरर। तो ये हमें कुछ बारबरा हिल्स में जैसे केव्स मिली हैं, बोध गया के पास जो है, नियर बोध गया, वंडरफुल पीस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट है। जो बारबरा हिल्स जो है, जो बोध गया के पास है, अगर आपको कभी मौका मिलेगा, जो भी बिहार के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर से ज़रूर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को विजिट करिए। जिस जगह के आसपास आप रहते हैं, 100-200 किलोमीटर उसके आसपास भी रहते हैं, तो वक्त निकालिए किसी सैटरडे संडे को, आप जाइए वहाँ पे और उस जगह को देखिए, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, ये सांची का स्तूप है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ क्या है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के। अब मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, लाइक पहली बार इतना बड़ा ग्रेट किंग आया अशोका, जिसने अपने एम्पायर को इतना बुरी तरीके से एक्सपेंड किया। इतना एक्सपेंडेड एम्पायर होने के बाद, इतनी अच्छी पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सब कुछ होने के बाद इसका डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इसके डिक्लाइन के अगर हम कारण देखते हैं तो स्पेक्यूलेशन है कि डिक्लाइन क्यों हुआ होगा। इनएडिक्वेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब इतने बड़े एम्पायर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। और उसके बाद जब आपका राजा जो है उसका वॉर और इस सब से मोह भंग हो जाता है, वो धम्मा फैलाना शुरू कर देता है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के होते हैं। अगर आप हिंसा नहीं करते, आपको वॉर नहीं करना, तो आप अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना भी बंद कर देंगे ना। आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये भी गलती है, तो उस तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे आप समझ लीजिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वीक हो गए टू सस्टेन सच अ वास्ट एम्पायर। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए राजा जो है उसको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, जो वहाँ पे नहीं हुआ। अशोका जो है प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज थी, वो उन्होंने एंटागोनाइज कर दिया ब्राह्मण को। अब आप देखिए कि उस टाइम पे ऑब्वियस ही बात है, बुद्धिज्म और जैनिज्म आने के बाद ऐसा तो हुआ नहीं कि 100% लोगों ने जो है बुद्धिज्म जैनिज्म धारण कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। जो प्रीस्ट क्लास थी या जो वैदिक जो रिचुअल्स को फॉलो करने वाली क्लास थी, जिसमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय आ रहे थे, जिनको प्रिविलेज प्राप्त थे, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी भी थी सोसाइटी की, तो आप सोचिए उनको तो बुरा लगेगा। तो जब देखा उन्होंने, अशोका ने भी बुद्धिज्म के टेनेट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, धम्मा को फैलाना शुरू कर दिया, तो वो सारे ब्राह्मण जो थे वो नाराज हो गए। हु ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन लेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा। अब जो मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट किंग को मारा जाता है, वो किसके द्वारा मारा जाता है? वो शुंगा डायनेस्टी के किंग के द्वारा मारा जाता है। तो पुष्यमित्रा जो शुंगा आया था, उसी ने लास्ट जो एम्परर था, जो लास्ट राजा था मौर्यन एम्पायर का, उसको मार के इसको थ्रोन पे आ गया था। तो अशोका की जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, वो रिड्यूस कर दी थी उसने फाइटिंग स्पिरिट ऑफ हिज आर्मी। अब उसकी आर्मी को पता है कि भैया हमारा राजा जो है अब वो बुद्धिस्ट बन गया, मॉन्क बन गया,
अब वो लड़ाई वड़ाई नहीं करने वाला, उसने पिलर्स पे एडिक्ट बनवा दिए और सब लिखवा दिया। तो आर्मी क्या करेगी अब, क्यों उसको रोज़ सुबह सुबह प्रैक्टिस करनी है, क्यों तलवारें चलानी है, क्यों अपने एलिफेंट्स के साथ प्रैक्टिस करें, तो उन्होंने वो सब बंद कर दिया। तो आर्मी वीक हो गई थी, राइट। जो मेन रीज़न था वर वीक सक्सेसर्स। अशोका तक ठीक है, अशोका वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, वो सारे उसको जानते थे कि बहुत पावरफुल किंग है, लड़ाइयों में खुद जाया करता था। उसके बाद उसने क्या किया, बुद्धिज्म धारण कर लिया। लेकिन जो उसके बाद वाले जो उसके सक्सेसर्स आए, जनता जानती थी कि वो इतने केपेबल नहीं हैं, तो वो वीक सक्सेसर थे और पार्टीशन हो गया था एम्पायर का। एडमिनिस्ट्रेटिव एब्यूजेज आफ्टर अशोकाज रेन, जो अशोका का रेन जब समाप्त होता है, उसके सक्सेसर आ जाते हैं उनकी डेथ के बाद, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन इतने अच्छे से संभालना नहीं आ पाया। तो जो लेटर मौर्यन पीरियड था आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका 232 BC में जो है अशोका की डेथ हो जाती है, वो फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर। उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर का डिवीजन हो जाता है दो पार्ट्स में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो जो वेस्टर्न पार्ट है उसको कुनाला सन ऑफ अशोका रूल करते हैं, ईस्टर्न पार्ट को दशरथा वन ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अशोका रूल करते हैं। ये जो दोनों थे ये जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे ड्यू टू बैक्टीरियन इन्वेजन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर कोलैप्स। अब वेस्टर्न पार्ट जो था जिसको कुनाल कर रहे थे हेड, वो फॉरेन इन्वेजन होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियन जो इन्वेजन है उसके बाद जो है उन्होंने उसको सस्टेन नहीं कर पाए, उनसे लड़ाई वो नहीं कर पाए। ईस्टर्न पार्ट जो था इंटैक्ट था। संप्रति सक्सेसर ऑफ दशरथा, जो लास्ट मौर्यन किंग थे वो बृहद्रथा थे, उसके वो वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा। तो पुष्यमित्रा शुंगा ने इनको किल करके, असैसिन करके उस थ्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। वेस्टर्न वाला वैसे ही चला गया बैक्टीरियन इन्वेजन के बाद, ईस्टर्न वाले को शुंगा, पुष्यमित्रा शुंगा जो थे वो आ गए उसके जगह पर। अब जो है मौर्यन एम्पायर की जगह पे आ जाता है शुंगा डायनेस्टी। किसकी बात हो रही है, 232 BC में तो अशोका की डेथ हुई, तो अब हम समझ लीजिए 200 सेंचुरी जो है ख़त्म हो रही है और हम 100 वाले BC टाइम पीरियड में एंटर कर रहे हैं। तो उस टाइम की बात हो रही है। तो फाउंडर कौन था शुंगा डायनेस्टी का, पुष्यमित्रा शुंगा। ये बिल्कुल देखिए वैसे ही हो रहा है। मौर्यन एम्पायर कैसे स्थापित हुआ था, नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, जो महानंदा थे, महापद्मनानंदा जो भी नाम था उनका, लास्ट रूलर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको डीथ्रोन किया था और मौर्यन एम्पायर बनाया था। सिमिलर लाइंस पे जो थे लास्ट जो मौर्यन एम्पायर थे, बृहद्रथा जो है उनको हटा के कौन आ गया था, पुष्यमित्रा शुंगा। तो पुष्यमित्रा शुंगा जो है उन्होंने शुंगा डायनेस्टी को शुरुआत किया। तो ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर and claimed the throne. After the invasion of Bactrian Greeks from northwest, Greeks advanced up to the Patliputra and occupied for some time, but Pushyamitra Shunga reclaimed. वेस्टर्न साइड तो उन्होंने ले ही ली थी बैक्टीरियन इन्वेजन के बाद ग्रीक्स ने, लेकिन जो ईस्टर्न साइड पे भी आ गए थे, लेकिन पुष्यमित्रा शुंगा भी ठीक ठाक राजा था शुंगा डायनेस्टी का, तो उसने उसको रिक्लेम कर लिया। उसने फाइट किया खीरवाल ऑफ कलिंगा हु इन्वेडेड द नॉर्थ इंडिया। पुष्यमित्रा वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब आप देखिए कि जो उस टाइम के जो बुद्धिस्ट जो एम्पायर बन गया था अशोका के बाद, उसको ओवरथ्रो किसने किया, ब्राह्मणिज्म ने। ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले पुष्यमित्रा शुंगा ने। तो ही प्रोसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, तो उन्होंने बुद्धिस्ट जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने उनको भी मरवा डाला। फिर आती है कान्वा डायनेस्टी की बात। शुंगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज कान्वास। कान्वास जो थे along with other established their rule till the establishment of Gupta। तो जब तक गुप्ता का साम्राज्य आता है, जब मौर्यन साम्राज्य खत्म होता है, तो उसके बाद आता है शुंगा डायनेस्टी ब्रीफ पीरियड के लिए, उसके बाद आती है कन्वा डायनेस्टी, फिर अगेन ब्रीफ पीरियड के लिए, फिर एक बड़े राजा आते हैं गुप्ता। ठीक है, तो गुप्तास के बारे में हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है शुंगा एंड कन्वाज आते हैं मौर्यस के बाद। जो शाका रूलर्स थे, शाका हु रूल्ड ओवर द parts of western India fought several battles with the Satavahanas who ruled over western part of and central India। तो सतवाहना भी उस टाइम पे आते हैं। सतवाहना क्या थे, सतवाहना established their independent rule after the decline of Mauryan। जब मौर्यन पीरियड जो डिक्लाइन हो रहा है लास्ट, जब शुंगा पुष्यमित्रा शुंगा उनको मार रहे हैं, उसी टाइम पे एक पार्ट है, इतना बड़ा एम्पायर था, उसमें सतवाहनास जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूल घोषित कर दिया। द रूल वॉज लास्टेड फॉर 450 years एंड वर नोन एज अंधराज। ये जो है 450 साल तक इन्होंने रूल किया है सतवाहना ने भी। तो कैपिटल जो था प्रतिष्ठान ऑन द रिवर गोदावरी।
फाउंडर जो था सतवाहना डायनेस्टी का वो सिमुका था। कृष्णा द नेक्स्ट किंग एक्सटेंडेड द किंगडम अप टू नासिक। श्री सतकर्णी वॉज द थर्ड किंग। तो ये इनके कुछ कुछ मेन किंग्स के नाम हैं। 3 डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं मौर्यन के जाने के बाद, शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी और सतवाहना। सतवाहना अलग जगह पे काम कर रहे हैं, शुंगा डायनेस्टी जो है उसके बाद आती है कन्वास, और सतवाहना अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं। ये वो वाला एरिया है नासिक वाला, मतलब ये महाराष्ट्र के साइड वाले एरिया में काम कर रहे हैं। ही कॉन्कर्ड द वेस्टर्न मालवा एंड बिरार। ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेधा सेक्रीफाइस। अब ये अश्वमेधा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये भी ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो रिटेलिएशन में आते हैं एक दूसरे के। बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों आता है? रिटेलिएशन ऑफ वैदिक पीरियड। ब्राह्मणिज्म के रिटेलिएशन में आता है अगेन, फिर वो थोड़ी दिनों तक मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा बनता है, उसके बाद उसको रिटेलिएट करने के लिए पुष्यमित्रा शुंगा जो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं, उसके बाद कन्वास, और दूसरी तरफ इधर सतवाहनास आ गए हैं। हाला जो था ये 17th किंग था, गौतमी पुत्र सतकर्णी भी था उनका एक किंग। ये सब आप जो है अपने आप से पढ़ लेना, क्योंकि हम जो है अगेन हमें डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट क्लासेस में। ये क्लास 6 से कुछ ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं दैट यू कैन रीड। क्लास 6 में जितना था वो हम पढ़ चुके हैं। वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी जो था सन ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ये आप पढ़ लीजिए। लेटर डिटेल जो है हम इसकी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं उनकी, किसकी बात हो रही है? सतवाहनास की बात हो रही है। तो मर्चेंट्स वर ऑर्गेनाइज गिल्ड्स टू इंक्रीज देयर एक्टिविटीज़। क्राफ्ट गिल्ड्स ऑर्गेनाइज बाय डिफरेंट क्राफ्टमैन। देखो मर्चेंट्स ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए थे, क्राफ्ट के अलग ग्रुप बन गए थे। सिल्वर कॉइन जो थे कृष्ण पन्ना वर यूज्ड। एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ सतवाहना वॉज कल्याणी द वेस्ट दक्कन। तो ये जो है सतवाहना जो 450 ईयर्स तक अगर रूल करके जाएंगे तो उनका एम्पायर भी ठीक ठाक था, ठीक ठाक अच्छा था। उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो आप है वो पढ़ सकते हैं। दे पेट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, दोनों को पेट्रोनाइज किया। उन्होंने चैत्याज और विहारास बनाए, ठीक है। दे ऑल्सो पेट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज, उन्होंने उसको भी पेट्रोनाइज किया। तो ये जो था चैप्टर, इस चैप्टर में हमने जानने की कोशिश किया अबाउट द मौर्यन एम्पायर। हमने इसमें बात किया कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है, हम किस तरीके से उसको जान पाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज से जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जानते हैं। हमने बात किया अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। हमने बात किया रॉक एडिक्ट्स किस तरीके से क्यों बनाए गए थे, अशोका ने कितना एम्पायर को फैलाया, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसारा आते हैं, फिर अशोका आते हैं। अशोका कलिंगा वॉर के बाद जो है उनका मोह भंग हो जाता है, वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं। उन्होंने पूरे सोसाइटी एट लार्ज के लिए काम करना शुरू कर दिया। हमने बात की अर्थशास्त्र को पढ़ के कि किस तरीके से वहाँ का पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर था कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, किस तरीके से उनका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, ये सारी हमने बातें की। हमने फिर ये देखा कि जो लास्ट जो आफ्टर अशोका जो उनके बाद वाले जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो जो वेस्टर्न पार्ट था वो बैक्टीरियन इन्वेजन की वजह से चला गया, और जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें कौन आते हैं, उसके अंदर आते हैं पुष्यमित्रा शुंगा। शुंगा डायनेस्टी शुरू हो जाती है। शुंगा डायनेस्टी के बाद ईस्टर्न पार्ट में आती है कन्वा डायनेस्टी, और जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न और साउदर्न जो पार्ट है, सेंट्रल जिसको भी कह सकते हैं हम, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहाँ पे सतवाहनास आते हैं। सतवाहनास जो होते हैं 450 ईयर्स तक रूल करते हैं। सतवाहनास जो है उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, वरना 450 साल तक रूल करना कोई आसान काम नहीं है। फिर हमने कुछ सतवाहना रूलर्स के नाम देखे हैं। हाला, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी, ये सारे जो हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राजा होते थे। उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन को अलग से सुधारा, चांदी के सिक्के वहाँ पे यूज़ होने लगे। उन्होंने जो है चैत्याज और विहारास बनाए, तो इसका मतलब वो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को ही फॉलो कर रहे थे, पेट्रोनाइज उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि वो एंटी बुद्धिस्ट थे। तो सतवाहना के बारे में ये बातें हमने पढ़ी। डिटेल में जो है हम सतवाहना और जो किंगडम है उसके बारे में लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं। सिंस इट वाज क्लास 6, तो मैंने आपको क्लास 6 से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें यहाँ इसमें चैप्टर में पढ़ाई हैं। सो आई होप आपको ये ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि मौर्यन एम्पायर जो है किस वक्त आया, क्या उसका स्ट्रक्चर था, किस तरीके से वो काम कर रहे थे, क्यों अशोका का मोह भंग होता है, किस तरीके से पॉलिसी चेंज होती हैं। अशोका के जाने के बाद जो है वीक रूलर्स आते हैं जो कि सस्टेन नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से शुंगा और कान्वा डायनेस्टी आती है और नीचे सतवाहनास आते हैं। तो ये सारा जो है अब तक हम जो है किस टाइम पीरियड में आ चुके हैं। अब हम जो है इसके बाद वाले पीरियड में हम एडी में एंटर कर जाएंगे। अब तक जो है हम 200 खत्म करके 100 डीसी में एंटर कर चुके हैं। सो आई होप आपको क्रोनोलॉजी भी आपके माइंड में सेट हो रही है और आपको ये चैप्टर भी समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ जहाँ जोग्राफिकल लोकेशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर देखेंगे।
और साथ में मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।